इस वीडियो के अंतर्गत पॉलिटिकल थ्योरी पुखराज जैन का आपको अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 में यहाँ पे आपको परंपरागत राजनीति, अध्याय 3 के अंतर्गत आपके यहाँ पर परंपरागत राजनीति, विज्ञान, प्रकृति और क्षेत्र। अध्याय 3 में आपके यहाँ पर परंपरागत राजनीति, विज्ञान, प्रकृति और क्षेत्र, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस, नेचर एंड स्कोप यहाँ पर देखेंगे। अब शुरू करते अध्याय 3 आपको परंपरागत राजनीति, विज्ञान, प्रकृति और क्षेत्र। समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब देखिए, समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य देखिए, समाज और सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही ना हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। अरस्तु ने ऐसी बात कहा था। अरस्तु ने कहा था कि समाज और सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठतम होता है, परंतु जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में ना रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता ही ना हो क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, तो उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो, वह जंगली जानवर या देवता ही हो सकता है। अब आपको यहाँ पर देखिए कि आपको इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोल सकते हैं, मैन हु प्रेफर्ड इज बेस्ट ऑफ एनिमल। देखिए, मैन परफेक्टेड इज बेस्ट ऑफ एनिमल्स बट व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड जस्टिस is the worst of all. He who is unable to live in society or who has no need because he is sufficient for himself must be either a beast or God. अब के राजनीति विज्ञान परिभाषा और परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण का देखिए। अरस्तु अपने उपयुक्त कथन में एक समान सिद्धांत का ही प्रतिपादन करता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इस विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। समाज शास्त्र मानव के सामाजिक जीवन, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन और नीति शास्त्र मानव जीवन के नैतिक पक्ष का अध्ययन करता है। इन शास्त्रों के समान ही राजनीति विज्ञान द्वारा मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय के परंपरागत विद्वानों द्वारा इस विषय की विभिन्न परिभाषाएं प्रस्तुत की गई, जिन्हें प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला यहाँ देखिए, राजनीति विज्ञान केवल राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा आपको राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, तथा तीसरा आपको राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। अब पहले आपको राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन के रूप में देखिए, मानव के अतिरिक्त देखिए, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के उन संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिनके अंतर्गत मानव ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया है और जिनके माध्यम से वो अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के प्रयत्नशील। इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य होता है। यूनान छोटे-छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। धीरे-धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस विषय की परिभाषा केवल राज्य के अध्ययन के रूप में की है, जिसमें आपको देखिए
ब्लेट सली के अनुसार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। फिर आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि इसी प्रकार जर्मन लेखक गैरीज का कथन है कि राजनीतिक विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलुता, उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गॉर्डनर के अनुसार राजनीतिक विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गुड नॉव एक्टन और डॉक्टर जकारिया आदि के द्वारा भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन बतलाया गया। अब देखिए राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन। यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान कुछ विद्वान उपयुक्त परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करते हैं। वे राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन पर बल देते हैं। उनका कथन है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध इस संस्था का मूल रूप सरकार ही वह यंत्र अथवा साधन है जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा कार्य रूप में परिणत की जाती है। इसलिए सीले और लिकोक आदि विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को सरकार का ही अध्ययन कहा है। सीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र, संपत्ति का जीवन शास्त्र, जीवन का बीजगणित अंकों का तथा ज्यामितीय शास्त्र तथा बीजगणित अंकों का ज्यामितीय शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार लिकोक का भी कहना है कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। अब क्या आगे राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन देखिए। यहाँ पर उपयुक्त सभी विद्वानों द्वारा दी गई राजनीति विज्ञान की परिभाषा वस्तुतः एकांगी है। जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध इसमें राज्य और सरकार इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार के अस्तित्व की किसी कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य का कोई अध्ययन अपूर्ण नहीं हो सकता और राज्य एवं सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय बन जाते हैं। फ्रांसीसी विचारक पॉल जेनेट ने भी इसी विचार को व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों को वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। डिमोक ने भी राजनीति विज्ञान को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य था उसके साधन सरकार से हैं। राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य था उसके साधन सरकार से। इस संबंध में ग्रीक क्राइस्ट की परिभाषा कुछ अधिक स्पष्ट है, जिसमें उसने कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। लॉस्की गेटेर आधुनिक युग के अन्य सभी लेखकों ने भी इसी मत का समर्थन किया। लॉस्की गेटेर और आधुनिक युग के अन्य सभी लेखकों ने इसी मत का समर्थन किया है। अब कि मानवीयता देखिए, लेकिन राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें विषय के मानवीय पक्ष की अवहेलना की गई है। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि किसी भी समाज विज्ञान और इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन उसके प्रसंग में मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। राजनीति विज्ञान में तो राज्य और सरकार के संपूर्ण अध्ययन में मानवीय पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और राज्य और सरकार का व्यापक अध्ययन केवल इसलिए किया जाता है कि ये संस्थाएं मानव जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यदि केवल राज्य और सरकार पर ही दृष्टि रखी जाए तो राजनीतिक विश्लेषण स्थिर, नितांत औपचारिक और संस्थागत एनसाइक्लोपीडिया इस संबंध एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में हरमन हेलर ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानव विषयक मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है।
अब देखिए आपको आगे यहाँ पे चलते हैं, आगे आपके यहाँ पर है क्या, इसको हम देखिए आप आपको इसका अंग्रेजी में कुछ परिभाषा आपको दिया दिया गया है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, ये आपको गार्डनर ने भी कहा था। पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट, पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट, ये बात लिकोक ने कही थी। पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको पॉल जेनेट ने कहा था। Political science is concerned with the state and its instrumentality government, ये बात डिमोक ने कहा था। आपके पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द जनरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, ये आपको गिलक्रिस्ट ने कहा था। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, वस्तुतः राज और सरकार का अध्ययन निरपेक्ष रूप से नहीं वरन मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है, और अतः मानवीय संदर्भ में ही किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान की न्यायसंगत परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वो अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। आज के परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र यहाँ देखिए बोलते हैं, स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। एक विषय के क्षेत्र से हमारा आशय इस बात से होता है कि उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात उसकी विषय वस्तु क्या है। और परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा कुछ मतों का कुछ प्रमुख प्रसिद्ध लेखक गार्डनर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया। पहला आपके यहाँ पर क्या, पहला आपको राज की प्रकृति तथा उत्पत्ति खोज, पहला आपको यहाँ पर राज की प्रकृति तथा उत्पत्ति खोज। दूसरा आपको राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप, उनके इतिहास तथा विभिन्न रूपों की गवेषणा एवं तीसरा आपको यहाँ पर क्या, उक्त खोज। देखिए तीसरा आपको यहाँ पर उक्त खोज तथा गवेषण के आधार पर राजनीतिक विकास के नियमों का यथासंभव अनुमान। प्रोफेसर गेटी के मतानुसार भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बातें सम्मिलित है। पहला आपको राज की उत्पत्ति और राजनीतिक संस्थाओं सिद्धांतों का विकास। दूसरा आपको विद्वान राजनीतिक संस्थान और सिद्धांतों का अध्ययन एवं तीसरा आपको यहाँ पर कि राज का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निश्चित करना। अब राजनीति विषय के अन्य विद्वानों ने भी इस प्रकार अपने अपने दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निश्चित करने का प्रयत्न किया है। प्रोफेसर पी के मुखर्जी के अनुसार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्न वाद, राज का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन की विधियेतर एक्स्ट्रा लीगल स्वरूप जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि सम्मिलित है। प्रोफेसर बिलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज, सरकार और कानून। इस प्रसंग उल्लेखनीय है कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वाधान में समस्त विश्व के राजनीति विज्ञान के पंडितों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित समझे जाने चाहिए। पहला राजनीति के सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों का इतिहास, राजनीतिक विचारों का इतिहास। दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा आपको राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत। राजनीतिक दल दबाव समुदाय, नागरिकों का सरकार एवं प्रशासन में भाग लेना और लोकमत। चौथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रशासन। क्षेत्र के संबंध यूनेस्को सम्मेलन द्वारा अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न विद्वानों द्वारा यूनेस्को सम्मेलन द्वारा राजनीति विज्ञान के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न बातें आती है। पहला मानव का राजनीतिक जीवन, दूसरा आपको राज, तीसरा सरकार, चौथा स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। चौथा आपको स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं। पांचवा आपको राजनीतिक विचारों के इतिहास और राजनीतिक विचारधाराएं। छठा आपके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संबंधों और संगठनों का अध्ययन। अब के मानव का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन राज संस्था के संदर्भ में ही मानव का अध्ययन किया जाता है। नागरिकों से ही राज का निर्माण होता है और
और नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित रहता है। और राज्य के नागरिक समाज और स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाने वाले अधिकारों का ही उपभोग करते हैं तथा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी होते हैं। वस्तुतः व्यक्ति और राज्य के संबंध की समस्या अत्यंत जटिल रही है और राज्य के प्रारंभिक चरण से लेकर अब तक इस समस्या पर विचार किया जाता रहा है। अतः राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति का अधिकार, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने और आधारभूत सिद्धांतों और तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कैटलिन के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान नियंत्रक एवं नियंत्रित नियंत्रक एवं नियंत्रित के व्यापक संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए राज्य का अध्ययन देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम विकास और समाज के समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सर्वोच्च इकाई है। अरस्तु ने राज्य के संबंध में ठीक ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। अब मानव जीवन, अब इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोल सकते हैं क्या, देखिए स्टेट केम इनटू बीइंग फॉर द सेक ऑफ लाइफ state came into being for the sake of life and it continues for the sake of good life। अब आपको यहाँ पर देखिए मानव जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही भिन्न भिन्न समयों पर राज्य के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के इन सभी रूपों का अध्ययन किया जाता है। गेटिल के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक राजनीतिक विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि ऐतिहासिक खोज, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक एवं नैतिक परिकल्पना है। इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे कि पॉलिटिकल साइंस इज द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हाट द स्टेट हैज बीन एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ व्हाट द स्टेट एंड ए पॉलिटिको and a political ethical discussion of what the state should be। अब आपको आगे चल देखिए राज के अतीत का अध्ययन देखिए यहाँ पर राज्य के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान उसके भूतकाल के अध्ययन के आधार पर ही किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम राज्य की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं और यह देखते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ तथा राजनीतिक संस्थाओं और विचारधाराओं ने क्या क्या स्वरूप धारण किए। राज को अपना वर्तमान रूप प्राप्त करने में सदियां लगी है। प्रारंभ में राज परिवारों का समूह मात्र था जो आगे चलकर कुलों और जनपदों में विकसित हुआ। यूनानी इतिहास में ही को नगर राज कहा गया। धीरे धीरे वे नगर राज परस्पर मिलकर संघों में संगठित होने लगे। यूनान के एथेनियन रिंग और एकियन रिंग इस प्रकार के संघ राज्यों के ही उदाहरण हैं। प्राचीन भारत में इसी प्रकार के नगर राज्यों ने परस्पर संगठित होकर वज्जी संघ और आपको अंधक वृषिण संघ का निर्माण किया। इसके पश्चात विजय और पराजय के चक्र ने हमें वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के युग में लाकर खड़ा कर दिया और वर्तमान समय में हम विश्व संघ की कल्पना करने लगे हैं। राज के इन बदलते हुए स्वरूपों के साथ ही मनुष्य के राज विषयक विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है। प्राचीन काल में राज और उसकी आज्ञाओं को देवी समझा जाता था। लेकिन वर्तमान राजनीतिक विचारों के अनुसार राज की बहुत शक्ति किसी एक व्यक्ति या किसी श्रेणी में निहित ना होकर सर्वसाधारण जनता में निहित होती है। राजनीतिक विज्ञान इस बात की विवेचना करता है कि राजनीतिक विचारों का विकास कैसे हुआ और इस विकास ने राज्यों के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित किया। अब राज्य के वर्तमान का अध्ययन ऐतिहासिक विकास के परिणाम से वर्तमान समय राज्य एक विशेष स्वरूप को प्राप्त कर चुका है जिसे राष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। आज की स्थिति में राष्ट्रीय राज्य मनुष्यों का सर्वोपरि एवं सर्वोत्कृष्ट समुदाय है और अन्य कोई भी समुदाय राज्य से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। राजनीतिक विज्ञान वर्तमान समय में राज्यों के स्वरूप, प्रयोजन, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र पर विचार करता है। राज्य के कार्यक्षेत्र के दो रूप हैं, आंतरिक और बाह्य।
समाज में शांति और समाज में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना, देशवासियों की चतुर्मुखी उन्नति, राष्ट्रीय और स्थानीय स्वशासन का कार्य संचालन, राज्य के आंतरिक कार्य क्षेत्र में आते हैं और राज्य के बाहरी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, संधि विग्रह तथा विश्व शांति से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। राज्य का क्या क्या राज्य के भविष्य का अध्ययन देखिए। राज्य का अस्तित्व मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए है और क्योंकि मानव जीवन की श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं, इसलिए राज्य के वर्तमान स्वरूप को अंतिम नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय में अनेक विचारधाराओं द्वारा राज्य के स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र के संबंध में नवीन विचारों का प्रतिपादन किया जा रहा है। उदाहरणार्थ समाजवादी विचारधारा के अनुसार राज्य द्वारा आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो दूसरी ओर अराजकतावादी विचारधारा के अनुसार राजहीन समाज की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में है, तो बहुलवादी राज्य को मानव निर्मित एवं अन्य समुदायों के असमान ही समझते। इन सब से अलग अंतर्राष्ट्रीयता के प्रतिपादक युद्धों के मूल कारण इन राष्ट्रीय राज्यों के अंत कर एक विश्व संघ की स्थापना के प्रयत्नशील है। समान धारणा यही है कि भविष्य में राज्य का रूप लोकतंत्रात्मक है। लोक कल्याणकारी और विश्व बंधुत्व की धारणा पर आधारित होना चाहिए। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का सर्वकालीन अध्ययन करते हैं। अब देखिए सरकार का अध्ययन देखिए। राज्य अपनी संप्रभुता का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है और इसलिए सरकार के बिना राज्य के किसी अध्ययन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। एक समय था जबकि सरकार ही राज होता था और लुई 14वें जैसे शासक मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट जैसी गर्वपूर्ण बात कहते थे। राजतंत्रात्मक शासन में राजा के हाथ में ही शक्ति का समस्त केंद्रीकरण होने के कारण इस प्रकार की बात कही जाती थी। किंतु कुछ समय बाद इस राजतंत्रात्मक शासन के स्थान पर कुलीनतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुई और वर्तमान समय में इसके स्थान पर जनता के प्रतिनिधि शासन की स्थापना हो गई। इन परिवर्तनों के साथ सरकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन स्पष्ट अंग हो गए और वह इन अलग अलग अंगों के माध्यम से शासन व्यवस्था का कार्य करती है। वर्तमान समय में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि शासन को जनता के प्रति और अधिक उत्तरदायी कैसे बनाया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में हम सरकार के अंग, उसके प्रकार, उसके संगठन और आदि का भी अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके अंतर्गत मानव के उन संपूर्ण कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध उनके राज नामक संगठन का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य से होता है। तथा इसमें सरकार का अध्ययन भी किया जाता है। आपको फिर आगे के स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन देखिए। स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन आप देखिए। राजनीति विज्ञान स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीतिक और अन्य प्रासंगिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है। आज के प्रजातांत्रिक युग में स्थानीय स्वशासन का विशिष्ट महत्व है। गाँव नगर और शहर सभी क्षेत्रों के स्थानीय समस्याओं का निराकरण वहाँ के लोगों के सहयोग से ही किया जा सकता है। स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन और इसमें नागरिकों का सहयोग जैसे विषय राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण अंग। अतः स्थानीय संस्थाओं कार्यप्रणाली और स्थानीय समस्याओं का अध्ययन हमारे विषय की प्रमुख विवेच्य वस्तु है। देखिए आधुनिक राज मूलतः राष्ट्रीय इकाई और स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का अध्ययन राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में ही किया जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी हमारे अध्ययन का प्रमुख अंग है। राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की व्यवहारिक स्वरूप में प्राप्ति वर्तमान समय की एक प्रमुख राष्ट्रीय समस्या और इस संबंध में राजनीति विज्ञान का निर्देश है कि स्थानीय दृष्टिकोण की अपेक्षा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। स्थानीय दृष्टिकोण की अपेक्षा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सांप्रदायिक विदेश, भाषावाद और क्षेत्रीयतावाद की समस्याओं का भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज संपूर्ण विश्व कई एक इकाई बन रहा है। वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज
संपूर्ण विश्व एक इकाई बन गया है और अंतर्राष्ट्रीय समस्या का और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। आज के राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा इस बात पर निरंतर विचार किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से उत्पन्न संकट और इसी प्रकार अन्य समस्याओं के हल के लिए कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए। अब देखिए शासन प्रबंध का अध्ययन देखिए राज्य और सरकार राजनीति विज्ञान के प्रमुख अध्ययन विषय हैं और इनके विशेषता सरकार के संदर्भ में लोक प्रशासन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि लोक प्रशासन एक पृथक विषय है, परंतु लोक प्रशासन संबंधित मूल बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान का ही अंग है। देखिए लोक सेवकों का मंत्रियों से संबंध तथा प्रशासन को अधिकाधिक कुशल एवं लोक हितकारी और उत्तरदायी बनाने के उपायों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में ही किया जाता है। अन्य समाज विद्वानों का प्रासंगिक अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों का प्रासंगिक अध्ययन देखिए। वर्तमान समय में इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया है कि मानव के राजनीतिक विचारों को अन्य सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक आदि तत्वों के द्वारा प्रभावित किया जाता है और राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से परे हटकर अपनी समस्याओं का अध्ययन नहीं कर सकता। फिर आपको आगे हैं देखिए अतः राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन का बल दिया गया है। देखिए अतः राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों द्वारा अन्य समाज विज्ञानों के संदर्भ में ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया गया है। उदाहरणार्थ कार्ल मार्क्स राजनीति विज्ञान के लिए आर्थिक आधार को अपनाया है और आपको मैकडूगर, ग्राहम बाल्स आदि ने राजनीतिक संस्थाओं को समझने का आपको मनोविज्ञान की ओर संकेत किया है। हसजार और स्टीवेंसन के शब्दों में राजनीतिक विज्ञान जो एक समय अपने अध्ययन के लिए राजकीय तत्वों का ही अध्ययन रखता था, आज अपने प्रशासनिक तत्वों के अध्ययन में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक आधारों की भी विवेचना करता है। अब राजनीतिक दलों तथा अन्य दबाव गुटों का अध्ययन देखिए। आज राजनीति के सतही अध्ययन से आगे बढ़कर राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं का अध्ययन करने में संलग्न है और अध्ययन की इस प्रक्रम में राजनीतिक दल दबाव गुट सबसे अधिक प्रमुख रूप में आते हैं। वस्तुतः ये ही तो वे संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समस्त राजनीतिक जीवन को परिचालित किया जाता है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दल और दबाव गुट के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। वर्तमान समय में तो संविधान और शासन के औपचारिक संगठन की अपेक्षा भी राजनीतिक दल और दबाव गुट के अध्ययन को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। अब फिर आपको देखिए आपको आगे आपके राजनीतिक विचारों का इतिहास और आधुनिक राजनीतिक विचारधाराएं हम देखिए। राजनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही आज की राजनीतिक स्थिति को सही रूप में समझने का कार्य किया जा सकता है। अतः राजनीति विज्ञान में सुकरात और प्लेटो से लेकर बर्ट्रेंड रसल तथा मनु से लेकर महात्मा गांधी तक विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में व्यक्त किए गए विचारों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति में हमारा आदर्श क्या होना चाहिए, इस विषय को लेकर व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि अनेक राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जा चुका है। राजनीति विज्ञान इन सभी विचारधाराओं के तुलनात्मक गुण दोषों का अध्ययन कर इस बात पर विचार किया जाता है कि एक संबंधों और संगठनों का अध्ययन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास नियम में कौन से सुधार के बाद 1960 उसके बाद
कहा जा सकता है कि वायु यातायात को सुरक्षित बनाने वायु वायु यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएँ? वर्तमान समय इस बात पर विचार किया जा रहा है कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए संप्रभुत राज्यों द्वारा परस्पर किस प्रकार सहयोग किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों का पर विचार किया जाता है। देखिए, राजनीति विज्ञान विभिन्न राज्यों के पारस्परिक संबंधों पर विचार करता है और अब तक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और कार्यों का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है और इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार और अंगों, प्रतिनिधित्व, राज्य के कार्यों, राजनीतिक दलों, दबाव समूह, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि राजनीतिक विचारधाराओं तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि, संबंध और संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखिए उपयुक्त सीमाओं तक तो राज्य का क्षेत्र आपको परंपरागत रूप से विस्तृत है ही, किंतु राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय गतिशील है और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में कुछ नवीन प्रवृत्तियों के उदय हो जाने के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो गया है। इन प्रवृत्तियों में प्रमुख रूप से जीवन की विविधता, प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली का उदय, जन कल्याणकारी राज्य की धारणा, नियोजित आर्थिक विकास, प्लानेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वैज्ञानिक विकास के परिणामस्वरूप संपूर्ण विश्व का एक इकाई के रूप में परिणत हो जाना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए क्या वर्तमान समय मानव जीवन बहुत अधिक विविधतापूर्ण हो गया और राज्य तथा सरकार के अतिरिक्त कुछ दूसरे समुदाय ने जन्म ले लिया जो मानव के राजनीतिक जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। अतः राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समुदाय और संस्थाओं का प्रमुख रूप से तथा सामाजिक विज्ञान के अन्य समुदाय तथा अनुभूति कुछ गिने चुने आए थे, किंतु शासन व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र उसकी राज सर्वसाधारण के विचार की वस्तु बन गई। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान के प्रमुख के अतिरिक्त विषय राज का की देखिए आज पुलिस राज का स्थान लोक कल्याणकारी राज ने ले लिया और यह कहा जा सकता है कि पारने से लेकर शमशान तक मतलब फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव तक व्यक्ति के जीवन में कोई भी कार्य राज के क्षेत्र से बाहर नहीं रहा है। आज अधिकांश प्रजातंत्रात्मक राज्यों द्वारा नियोजित आर्थिक विकास के मार्ग को अपना लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक क्षेत्र की अनेक गतिविधियां राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय बन वैज्ञानिक विषय के कार्य पड़ता है। अमेरिकन राजनीतिक वेंडर बिल्की ने अपनी पुस्तक एक विश्व वन वर्ल्ड में संपूर्ण मानव समाज की जो एकरूपता दिखाई है वो एक तथ्य है और इस राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ राजनीति विज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है और आज हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय और हम आज कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और देश। आज हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि समय और प्रदेश। अब आपको देखिए नाम विभेद यहाँ देखिए आपको टर्मिनोलॉजिकल डिस्टिंक्शन आपको देखिए
तो इसमें अगर देखिए आपको सबसे पहले देखिए जेलीनेक ने एक स्थान पर लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त और कोई ऐसा विज्ञान नहीं जिसे परिभाषिक शब्दों की समान आवश्यकता हो, परिभाषिक शब्दों की उसके समान आवश्यकता हो। जेलीनेक देखिए जेलीनेक का यह कथन इस विषय के नाम के संबंध में भी बहुत अधिक सीमा तक सही है। वर्तमान काल में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप और संस्थाओं से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। वर्तमान काल में मनुष्य के राजनीतिक क्रियाकलाप और संस्थाओं से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाता है। तथापि इसे अब तक राजनीति विविध नामों का तात्पर्य समझना उपयोगी होगा। राजनीति और पॉलिटिक्स देखिए राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने अपनी नगर राज्य संबंधी पुस्तक के शीर्षक के रूप में किया था। राजनीति शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी शब्दों पोलिस और पॉलिटिकस POLITICUS पॉलिटिकस से भी यूनानियों के आपको राजनीति शब्द के साथ राज का अध्ययन तथा वह सब कुछ जुड़ा हुआ था जिसका समय आपको तत्कालीन अरस्तू के बाद आपको जेरी नेक्सिज़विक, हॉल्ट जन ड्राफ आदि लेखकों द्वारा भी राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस के स्थान पर राजनीति पॉलिटिक्स शब्द को ही अपनाया गया है। लॉस्किन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रखा है। और विल्सन ने भी राजनीति के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स से शीर्षक रचना प्रस्तुत की है। इन लेखों का विचार है कि राज्य और सरकार से संबंधित समस्त विषय सामग्री राजनीति और राजनीति के अंतर्गत आ जाती है। सर फ्रेडरिक पोलक ने इस विषय के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया, किंतु राजनीति शब्द को संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होते देखकर इसे स्पष्ट ही दो वर्गों में बांट दिया जाता है। पर आपको सैद्धांतिक राजनीति, जिसको बोलते हैं थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स, सैद्धांतिक राजनीति थ्योरेटिकल पॉलिटिक्स, और दूसरा आपको व्यवहारिक या प्रयोगात्मक राजनीति अप्लाइड पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको देखिए सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक देखिए आपको सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग निम्न विषय आते हैं। पहला देखिए आपको सैद्धांतिक है। पहला आपको देखिए सैद्धांतिक राजनीति का पहला पॉइंट राज के सिद्धांत, उत्पत्ति, शासन रूपों का वर्गीकरण और प्रभुसत्ता। तो सैद्धांतिक राजनीति का पहला यहाँ पर पॉइंट है क्या, और नंबर में आपको क्या और नंबर आपको यहाँ पर पहला पॉइंट आपको यहाँ पर है कि राज के सिद्धांत, देखिए राज के सिद्धांत, उत्पत्ति, शासन रूपों का वर्गीकरण और प्रभुसत्ता। दूसरा आपको बुआ में आपका सरकार के सिद्धांत, देखिए आपको सरकार के सिद्धांत, संस्थाओं के प्रकार, कार्यपालिका विभाग, व्यवस्थापिका विभाग, कानून का क्षेत्र और उसकी सीमाएं। और आपके यहाँ पर स्व में क्या विधि निर्माण संबंधी सिद्धांत, विधि निर्माण का उद्देश्य और विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का स्वरूप और स्वीकृति, व्यवस्था संबंधी विवरण। अब यहाँ पर दो में क्या कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज का सिद्धांत, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में राज का सिद्धांत आपको है। दूसरे राज्यों और मानवीय सिद्धांतों से संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको है। आपको देखिए प्रयोगात्मक राजनीति में आपको देखिए ओम आपको है राज, सरकार के वर्तमान रूप, और बोम आपको सरकार, संवैधानिक कानून और परंपराएं, संसदीय शासन, सेना, पुलिस, मुद्रा आचरण, बजट और व्यापार। सोम आपको यहाँ पर कानून और उनका निर्माण, विधि निर्माण की प्रणाली, न्यायालय और न्याय व्यवस्था, न्याय संबंधी दृष्टांत, न्यायाधिकरण। फिर आपको दो में हम क्या व्यक्ति के रूप में राज, कूटनीति, युद्ध और शांति सम्मेलन, संधियां और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए इस नामकरण पर आपत्ति, राजनीतिक इस नामकरण पर निम्न आपत्तियां उठाते हुए इसे अस्वीकार किया जाता है। पराध अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से फ्रेडरिक पोलक द्वारा राजनीति का जो वर्गीकरण किया गया है वह निस्संदेह उपयोगी है, और राज्य से संबंधित सभी प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाते हैं। राजनीति शब्द का प्रयोग यदि इतने व्यापक अर्थ में किया जाए तो इस विषय के लिए राजनीति नाम अपनाने में
में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। किंतु वर्तमान समय राजनीति शब्द का प्रयोग उपयुक्त उपयुक्त व्यापक अर्थों में ना किया जाकर संकुचित अर्थ में किया जाता है। आधुनिक लेखकों जैसे कि आपको जेनेट, सी लेविस, अलेक्जेंडर बेन ने राजनीति का तात्पर्य प्रयोगात्मक अथवा व्यावहारिक अप्लाइड और प्रैक्टिकल राजनीति से समझा। मैकनी ने भी राजनीति शब्द को कला के अर्थ में ही प्रयुक्त किया। इस प्रकार राजनीति का राज के सैद्धांतिक पक्ष से कोई संबंध नहीं रह गया है और उससे राज के केवल क्रियात्मक पक्ष व्यावहारिक राजनीति या शासन कला का बोध होता है। गार्डनर ने कहा है कि राजनीति शब्द राज के गार्डनर ने कहा है कि राजनीति शब्द राज्य के क्रियाकलापों के उस भाग तक सीमित है जो दैनिक गतिविधियों के संचालन से संबंध रखता है। अब आपको लगता है, अब देखिए तात्पर्य यह है कि तात्पर्य शासन के दिन प्रतिदिन के कार्यों और नीतियों से होता है। उस राज्य की उत्पत्ति और उसकी शाश्वत समस्या एवं सिद्धांतों का ही क्रम अभिप्राय होगी। आधुनिक प्रयोग किसी राजनीतिक संस्था या संस्थान विशेष के संदर्भ में ही किया जाता है। जैसे भारत राज्य की राजनीति, आंध्र प्रदेश की राजनीति, ग्रामीण राजनीति आदि। इस संबंध में महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक देश की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति अन्य देशों की राष्ट्रीय या स्थानीय राजनीति से भिन्न होती है और इस प्रकार राजनीतिक अध्ययन में एकरूपता का नितांत अभाव है। ऐसी स्थितियों को शास्त्रीय महत्व के विषय और राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति नाम प्रयुक्त नहीं हो सकता। अब आपको देखिए, अप्रतिष्ठित शब्द यहाँ देखिए। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में तो राजनीति शब्द का प्रयोग विकृत हम दैनिक जीवन में घरेलू राजनीति, समूह राजनीति, कॉलेज राजनीति, गांव की राजनीति आदि। राजनीति दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है। आंग्ल भाषा को कहावत है कि राजनीति दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल। राजनीति दुष्ट पुरुष का अंतिम आश्रय स्थल है। अतः वर्तमान युग में राज्य से संबंधित ज्ञान की शाखा को राजनीति की संज्ञा देना नितांत भ्रमपूर्ण एवं असंगत भ्रमपूर्ण एवं आपको असंगत होगा। अब देखिए राजनीतिक दर्शन, आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए राजनीतिक दर्शन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी। आप यहाँ देखिए, हमारे अध्ययन विषय को कुछ लेखक राजनीतिक दर्शन का नाम प्रदान करते हुए अपने पक्ष के समर्थन में निम्न तर्क देते हैं। पर आपको यहाँ पर विषय की सैद्धांतिक प्रकृति के अनुरूप उनका तर्क है कि हमारे विषय की प्रकृति सैद्धांतिक एवं दार्शनिक है। अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत हम प्रमुख रूप से उनके क्रियाकलापों का नहीं करती। इस विषय के अंतर्गत हम राज्यों की उत्पत्ति, उनका विकास, प्रकृति, उद्देश्य, मानव अधिकार एवं कर्तव्य और राजनीतिक अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। क्योंकि राज संबंधी अध्ययन का मुख्य भाग ये सिद्धांत ही है, इसलिए इसे राजनीतिक दर्शन ही कहा जाना चाहिए। अब दूसरा राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी। राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी इस संज्ञा के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि राजनीतिक दर्शन राजनीति विज्ञान का पूर्वगामी और इस विषय ने अपने अधिकांश सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में से ही लिए हैं।
अब गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक दर्शन का एक प्रकाश है। राजनीतिक दर्शन का एक प्रकाश राजनीति से पूर्व जन्म हुआ है। देखिए, राजनीतिक दर्शन एक प्रकाश राजनीति से पूर्व जन्म हुआ, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक दर्शन की मौलिक मान्यताओं पर ही आधारित है। अब के तीन आपको देखिए प्रतिष्ठित शब्द दर्शन। देखिए, दर्शन अपने आप में एक प्रतिष्ठित शब्द है, जिसका प्रयोग उच्च स्तरीय ज्ञान के लिए किया जाता है। उनका कथन एक स्थानीय एवं शाश्वत मानव महत्व के स्थानीय एवं शाश्वत महत्व के विषयों से संबंधित होने का इन विषयों को राजनीतिक दर्शन जैसा सम्मानजनक नाम ही दिया जाना चाहिए। अब कि इन नामकरण पर आपत्ति। देखिए, देखिए, इस नामकरण के संदर्भ निम्न आपत्तियां पर अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से। देखिए, यद्यपि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत विषय का संपूर्ण सैद्धांतिक अध्ययन आ जाता है, लेकिन उसमें विषय का वह भाग छूट जाता है जिसे सर फ्रेडरिक पोलक ने विभाजन में जिसके जिसे जिसे सर फ्रेडरिक पोलक के विभाजन में व्यावहारिक राजनीति का नाम दिया गया। देखिए, जहाँ तक हमारे अध्ययन विषय का संबंध, इसके लिए सैद्धांतिक राजनीति के साथ ही साथ व्यवहारिक राजनीति का अध्ययन भी समान रूप से महत्वपूर्ण और समकालीन विद्वान तथा राजनीतिज्ञ तो आदर्श की अपेक्षा वास्तविकता की खोज में ही अधिक लगे हैं। इस संबंध में जी एल हॉलोवेल देखिए इस संबंध में जी एल हेलोवेल ने ठीक ही कहा है कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीतिक संस्थाओं में निहित विचारों और आकांक्षाओं से है, और इस कारण आपको राजनीतिक दर्शन विषय का अपूर्ण अध्ययन ही है। अब दूसरा कि प्रकृति की दृष्टि देखिए आपको राजनीतिक दर्शन शब्द से विषय की प्रकृति के संबंध ऐसा बोध होता है कि यह विषय एक कला मात्र ही है, विज्ञान नहीं। यह निष्कर्ष अध्ययन विषय की सही प्रकृति के अनुकूल नहीं है। अब तीसरा हम देखिए क्या दर्शन शब्द अनिश्चितता और अवास्तविकताओं का प्रतीक। देखिए, दर्शन शब्द आपको अनिश्चितताओं तथा और अवास्तविकताओं का प्रतीक है। वर्तमान समय में दर्शन शब्द अनिश्चितताओं तथा अवास्तविकताओं का प्रतीक हो गया, और व्यवहार में साधारणतः उस व्यक्ति के लिए दार्शनिक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो जीवन की यथार्थताओं से दूर अपने ही कल्पना लोक में निवास करता है। राजनीतिक दर्शन शब्द के प्रयोग का तात्पर्य यह होगा कि इस विषय में राज्य की समस्याओं पर केवल कल्पना के आधार पर विचार किया जाता है, जो वास्तविकता से दूर रहती है। यह निश्चित रूप से एक सुखद स्थिति नहीं होगी। अतः हमारे अध्ययन विषय के लिए राजनीतिक दर्शन शब्द को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः हमारे अध्ययन विषय के लिए राजनीतिक दर्शन शब्द को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको यहाँ पर देखिए आगे राजनीति विज्ञान। देखिए, आपको आगे यहाँ पर है क्या राजनीति विज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा। देखिए, आपको आगे यहाँ पर है राजनीति विज्ञान सर्वाधिक उपयुक्त संज्ञा। देखिए, हमारे विषय के राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्डविन और मेरी बुल्सटोनेक्राफ्ट द्वारा किया गया। बाद में इस शब्द का प्रयोग कुबिको, हुम और जॉन से द्वारा किया गया था। आज यह हमारे विषय का सर्वमान्य नाम बन गया है। वस्तुतः हमारे विषय के नाम के राजनीति विज्ञान शब्द ही सर्वाधिक उपयुक्त है। अध्ययन क्षेत्र के अनुरूप यहाँ देखिए राजनीति विज्ञान शब्द हमारे अध्ययन विषय के अनुरूप है, क्योंकि इस शब्द के अंतर्गत हमारा संपूर्ण अध्ययन विषय आ जाता है। राजनीति शब्द के अंतर्गत पोलक के विभाजन की व्यवहारिक राजनीति ही आ जाती है, और राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत केवल सैद्धांतिक राजनीति। देखिए, लेकिन हमारा अध्ययन विषय राजनीति के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों ही पक्षों के समान रूप से संबंधित है। यह ठीक ही कहा गया है कि राजनीति विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान पॉजिटिव साइंस भी है, और आदर्शात्मक विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस भी है। देखिए, उदाहरणार्थ इस विषय के अंतर्गत हम केवल राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप और कार्यक्षेत्र से संबंधित विचारधाराओं का ही अध्ययन नहीं करते, वरन इसके साथ साथ यथार्थ राज्यों और सरकारों के संगठन एवं उनके कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। संपूर्ण अध्ययन विषय की व्याख्या करने के कारण राजनीति विज्ञान नाम से ही स्वीकार्य हो सकता है। दूसरा आपको देखिए विषय की प्रकृति के अनुकूल। देखिए, राजनीति विज्ञान शब्द विषय की प्रकृति को भी नितांत स्पष्ट कर देता है। राजनीति या राजनीति दर्शन शब्द से राजनीति विज्ञान के यथार्थ रूप प्रकट नहीं होता। लेकिन जब हम इसके लिए आपको राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत विषय एक विज्ञान और कला दोनों ही है। अब कुछ यहाँ पर आगे सम्मानप्रद संज्ञा।
देखिए तीसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त इसके अति वर्तमान समय में देखिए विज्ञान का अर्थ एक क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और विकसित ज्ञान से लिया जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से राजनीति विज्ञान प्रस्तुत विषय के लिए अधिक समान पर संज्ञा हो जाती है। आधुनिक समय में अधिकांश लेखक यथा सीले, बर्गस, विलोवी, गेटे, गार्डनर, लिकॉक और गिलक्राइस्ट इस विषय के नाम के रूप में राजनीति विज्ञान शब्द को ही सर्वाधिक उपयुक्त समझते हैं। 1948 में देखिए 1948 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुए एक सम्मेलन में एकत्रित राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान शब्द को ही अधिक मान्य ठहराया था। अतः उपयुक्त सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि गिलक्राइस्ट के शब्दों में कहा जा सकता है कि विवेकता प्रचलन के दृष्टिकोण से राजनीति विज्ञान ही सर्वाधिक उचित नाम है। अब देखिए राजनीति विज्ञान द पॉलिटिकल साइंसेज, द पॉलिटिकल साइंसेज देखिए अनेक लेखक विशेष रूप से इस विषय के फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा इस मत का प्रतिपादन किया गया है कि आधुनिक राज्य का संगठन बहुत अधिक जटिल और राज्य के संगठन इस जटिलता के अनुसार हमारे अध्ययन विषय की अनेक शाखाएं यथा लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्वशासन, समाज कल्याण और जन विधि आदि, क्योंकि हमारा विषय इन सभी शाखाओं का समूह है। इसलिए हमारे अध्ययन विषय के लिए राजनीति विज्ञान का स्थान राजनीति विज्ञान के अनेक राजनीति विज्ञान अर्थात एक वचन के स्थान पर बहुवचन का अपनाना अधिक न्यायोचित है। वान मोहर, हॉल्ट, जैन ड्राप, लेविस और गेडिस ने राजनीति विज्ञान का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। वान मोहर ने 1855 में प्रकाशित अपने एक ग्रंथ अनेक राजनीति विज्ञानों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया। पहला आपको सामान्य राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा आपको राजनीतिक विशेष विज्ञान और जैसे लोक विधि, राजनीतिक आचार शास्त्र, राजनीतिक कला, ऐतिहासिक राजनीति विज्ञान। किंतु फ्रेंच और कुछ दूसरे लेखकों का उपयुक्त दृष्टिकोण उचित नहीं प्रतीत होता है। राजनीति की जिन शाखाओं का फ्रेंच लेखकों द्वारा उल्लेख किया गया उनमें से कुछ ने ज्ञान के अलग और स्वतंत्र शाखा का रूप ग्रहण कर लिया और कुछ इस मार्ग की ओर अग्रसर। उदाहरणार्थ यहाँ देखिए लोक प्रशासन ने स्वतंत्र विषय का रूप प्राप्त कर लिया है। लोक प्रशासन ने स्वतंत्र विषय का रूप प्राप्त कर लिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून इस स्थिति को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया है। वैसे तो सभी समाजशास्त्र एक दूसरे से निकट संबंधित है, परंतु इसके साथ ही साथ वे अलग अलग और स्वतंत्र भी है। इसलिए किसी एक विषय का बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मुनरो, स्मिथ, बर्गेस, जेलिनेक, लीवर, सिजविक, सीले, विलोबी आदि अनेक लेखक राजनीति विज्ञान के एकवचन में प्रयोग ही शुद्ध मानते हैं और स्वयं अपने विचार से भी अपने अध्ययन विषय के राजनीति विज्ञान संज्ञा ही सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। अब ये देखिए यहाँ पर राजनीति विज्ञान का स्वरूप देखिए आपको नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस देखिए क्या राजनीति विज्ञान है। यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में ही बहुत अधिक मतभेद है। यह एक और बकर कामटे तो इसे सर्वोच्च विज्ञान मास्टर साइंस और मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान और इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान का अरस्तु के अतिरिक्त बोंदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, बलंटसारी, जेलिनेक, डॉक्टर फाइन, अलास्की आदि अन्य विद्वान ने भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विरुद्ध देखिए यहाँ पर बकर, काम्टे आदि विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है, जिसके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर देखिए ये विज्ञान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आपको देखिए आधार पर ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। काम्टे के शब्दों में राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांत एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है।
देखिए इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों को देखिए इसमें उन तत्वों का अभाव है जिसके आधार पर भविष्य के ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। इन विद्वानों द्वारा अपने कथन के पक्ष निम्नलिखित तर्कों का प्रयोग किया जाता है। पहला आप यहाँ देखिए सर्वमान्य तथ्यों का अभाव। देखिए राजनीति विज्ञान गणित के 2 और देखिए राजनीति विज्ञान गणित के 2 और 2 4 या भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के नियम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भांति ऐसे तथ्यों का नितांत अभाव है। जिन पर सभी विद्वान सहमत हो। यदि एक और आदर्शवादी राज्य की सर्वसत्ता का प्रतिपादन करते हैं तो दूसरी ओर राज्य की अनावश्यकता का बेंजामिन फ्रैंकलिन, एबेसीज और लॉस्की जैसे अनेक विद्वान एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थक हैं। तो लैकी, ब्रंटसरी आदि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के नितांत विरोधी हैं। अन्य बातों के संबंध में भी इसी प्रकार के मतभेद विद्वान है। दूसरा आपके यहाँ देखिए कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव। कार्य और कारण में निश्चित संबंध का अभाव देखिए भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान में कार्य और कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, पर किंतु राजनीतिक क्षेत्र में घटित होने वाली घटना अनेक पेचीदे कारणों का परिणाम होती है और क्रिया प्रतिक्रिया के इस चक्र में आपको अमुक घटना किन कारणों के परिणाम स्वरूप जुड़े हैं, ये कहना बहुत कठिन हो जाता है। 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई या उस समय के विशेष अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तीसरा आपको यहाँ देखिए कि तीसरा आपको यहाँ पर परिवेक्षण एवं परीक्षण का अभाव देखिए। पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीतिक विज्ञान इस प्रकार के परीक्षण संभव नहीं है। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय मानव के क्रियाकलाप हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इस संबंध में ब्राइस ने कहा है कि भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति में एक प्रयोग बार बार दोहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा पैदा नहीं की जा सकती। जैसे कोई नदी के एक ही प्रभाव में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता। आपके मानव स्वभाव की परिवर्तन निर्जीव प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन विषय निर्जीव होते हैं, लेकिन राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन विषय मानव एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता है। अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर होता ही है। और एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति भी भिन्न रूप से आचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक विज्ञान जो कि मनुष्य और उससे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकता। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको देखिए पाँचवा पॉइंट है अचूक माप की कमी। देखिए शुद्ध माप विज्ञान की एक विशेषता है लेकिन राजनीतिक विज्ञान में शुद्ध माप संभव नहीं है। मनुष्य का आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम आदि राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व नितांत अस्पष्ट और अदृश्य हैं, जिन्हें ताप या गैस के दबाव की भांति मापा नहीं जा सकता। अब छठा आपको देखिए भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव देखिए यहाँ पर पदार्थ विज्ञान के नियम निश्चित होने के कारण किसी भी विषय के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण यह सही से बताया जा सकता है कि किस दिन और किस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में नहीं बताया जा सकता है कि किसी निश्चित विचार का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष को विजय प्राप्त होगी। वक्त तो कहते हैं कि राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। आपके सातवां पॉइंट यहाँ देखिए परिभाषा, शब्दावली तथा अन्य अध्ययन पद्धति के संबंध मत भिन्न। परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध मत भिन्न देखिए यहाँ पर विज्ञान की एक विशेषता यह मानी जाती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों के संबंध में निश्चितता तथा एकमतता हो, लेकिन हमारे अध्ययन विषय के संबंध में स्थिति विपरीत ही है। स्वयं इस विषय के नाम के संबंध में मत भिन्न है और राजनीतिक विज्ञान उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके लेखक हैं। इस विषय के अंतर्गत प्रजातंत्र और समाजवाद जैसे
जैसे अनेक बहुअर्थी धारणाएँ भी है। इसी बात को लक्ष्य करते हुए लावेल ने लिखा है कि राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के बोधगम्य परिभाषित शब्दों का अभाव है। अब आपको एक आत्म-व्यायाम का अध्ययन विषय आत्मपरक है। अध्ययन विषय आपको आत्मपरक सब्जेक्टिव है और वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव नहीं। देखिए विज्ञान वस्तुपरक होता है और इसकी अध्ययन वस्तु निर्जीव होने के कारण वैज्ञानिक मानवीय भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थता के साथ इनके अध्ययन में संलग्न रहता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में वास्तुपरक दृष्टिकोण अर्थात अध्ययन में तटस्थ रहना कठिन है। चाहे कश्मीर का प्रश्न हो या महाशक्तियों की स्थिति का प्रश्न। राजनीतिक विषयों का अध्ययन पदार्थ विज्ञान की भांति वैज्ञानिक रूप से नहीं ले सकता। उपयुक्त तर्कों के आधार पर बकल कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा। ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसी बात को मैटलेन ने अपनी व्यंग्यमयी भाषा में इस प्रकार कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तब मुझे प्रश्नों के प्रति वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अब देखिए बर्क अपनी उपहासमयी भाषा में कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान एस्थेटिक्स को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना ना तो संभव और ना ही वांछनीय है। अब देखिए राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता हम देखिए राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता